बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नवीद। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किससे पेश की, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके पास्टुलेट के ऊपर, ठीक है। फिर इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करेंगे और इसके एम के ऊपर बात करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मकसद क्या था, ये किस किस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रही थी। अगर आपको याद हो तो हमने विस्पर थ्योरी को पढ़ा है, पूरी विस्पर थ्योरी, फिर उसके एग्जांपल्स, फिर उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े। जिन लोगों ने अभी तक विस्पर थ्योरी नहीं देखा तो वो वाले टॉपिक क्लास भी देख ले ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। विस्पर थ्योरी के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विस्पर थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि हमेशा दूसरी थ्योरी तब आती है जब कोई पहले वाली थ्योरी के अंदर कोई ड्रॉबैक्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे, ठीक है। तो उन डीमेरिट्स या उन ड्रॉबैक्स के ऊपर, डिसएडवांटेजेस के ऊपर जो नया बंदा आता है फिर उनके ऊपर काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने विस्पर थ्योरी के अंदर बात की थी कि विस्पर थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ शेप एंड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रही है। हर एस्पेक्ट से उसने शेप और ज्योमेट्री को बताया। और ये याद रखना है, विस्पर थ्योरी ने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया है क्योंकि वो हर तरह की जो स्ट्रक्चर है, 1D हो, 2D हो या 3D हो, हर एतबार से उसने ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसमें उसे बहुत ज़्यादा मशहूरी भी मिली, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो विस्पर थ्योरी के अंदर बिल्कुल डिस्कस नहीं किए गए। उनमें से ये था कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसके ऊपर बात उसने नहीं की थी। तो उसके ऊपर हम जो वो वाली प्रॉपर्टीज जो वो नहीं बता सका, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई और इन्होंने फिर आकर उसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर काम किया। अब याद रखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होगी वो सक्सेसफुल एक्सप्लेन करेगी बॉन्ड फॉर्मेशन को, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, और इसके साथ साथ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी बताएगी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। याद रखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको वीबीटी भी कहा जाता है इन शॉर्ट। अगर आप बोले या कहीं भी वीबीटी भी लिखा हुआ आता होता है, वी, बी और टी, शॉर्ट इसको इससे डिनोट किया जाता है, वीबीटी। अब याद रखना है, जो वीबीटी है ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। पहला है हिटलर, लंदन, तीसरा पॉलिंग। अब बुक के अंदर ये 2 नाम लिखे हुए हैं, पॉलिंग ने इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों ने इसके ऊपर काम किया, इससे भी इसके अंदर अपना हिस्सा मिलाया। तो 3 साइंटिस्ट बेसिकली इस पूरी वीबीटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये सब कब हुआ, ये 1927 के अंदर, 1927 के अंदर ये थ्योरी प्रपोज की गई और इसके ऊपर काम किया गया। याद रखना है, यहाँ से एक एमसीक्यूज आती है इटा की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कंट्रीब्यूशन इन वीबीटी। तो नीचे ये तीनों नाम लिखे होते हैं, हिटलर, लंदन, पॉलिंग, ये चौथा ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। तो फिर आपने याद रखना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों ने इसके ऊपर काम किया हुआ होता है। तो अपने पास बुक के अंदर ये तीसरा नाम भी लिख ले पॉलिंग के अंदर, क्योंकि ये इसके मुताबिक जो वीबीटी का मेन एक पास्टुलेट है वो आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसका भी वहाँ पे काफ़ी रोल है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कंट्रीब्यूशन इन वीबीटी। तो फिर अगर ये तीनों नाम लिखे हुए और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस है तो फिर आप नन ऑफ दिस का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ये था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब आपको पता चल गया कि जो वीबीटी है वो किसके ऊपर बात करने जा रही है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर बात करने जा रही है कि कैसे बॉन्ड बनेगा। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, कितना बॉन्ड सख्त है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसके ऊपर बात करेगा। फिर इसी तरह ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी हमें बता रहे होते हैं। तो ये अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा भी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। फिर आपको इसके लिए सबसे अहम ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, जहाँ के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल वाइज या सब शेल वाइज है वो आप इसको कर सको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्टली बात करूँगा, उसके जो रूल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा शॉर्टली बात करूँगा।
क्योंकि फिर वो आप सेकंड चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर हम मूव करेंगे वीपीटी के मेन पोस्टुलेट्स के ऊपर। वीपीटी पर हमने कहा पहले जाने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, सॉरी, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने करनी है अराउंड द न्यूक्लियस, शेल्स में या सब शेल के अंदर, इसको आप क्या बोलते होते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो। ये 9th क्लास में अपने पढ़ा हुआ है। मैं शॉर्टली यहाँ पे बात करूँगा क्योंकि कुछ मेन पॉइंट्स में हमें ये चीज़ काम आने वाली है, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। शॉर्टली इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अब आपने, मैं पूरा वो रूल नहीं लिखूंगा, 3 रूल्स होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। पहला रूल होता है एरो रूल। एरो रूल को आप अबव रूल भी कहा जाता है, इटैलिक रूल भी बाज़ बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये वाला रूल हो गया। दूसरा जो इसके अंदर काम है वो हुंड्स का काम है, हुंड्स रूल होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। फिर तीसरा जो होता है वो पॉलिंग के का जो पॉली एक्सक्लूजन रूल जिसको कहा जाता है, पॉली एक्सक्लूजन लिख लें पूरा, पॉली एक्सक्लूजन रूल। ये 3 रूल्स आपको बहुत काम आएंगे। मैं शॉर्ट लिस्ट पे बात कर रहा हूँ। एरो रूल का क्या मतलब है? एरो रूल के मुताबिक ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब शेल के अंदर जाएंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक अगर एटम है, या आपके पास एक एटम है, इसके अराउंड होते हैं शेल्स या ऑर्बिट, आप जिसको के का नाम देते होते हो, KLMNO सो ऑन, ये आपके पास शेल हो जाते हैं। फिर इनके अंदर सब शेल होते हैं। पहले के अंदर आप कौन सा सब शेल हो गया, S, दूसरे के अंदर S और P दोनों, तीसरे के अंदर SPD होता है, इसके अलावा SPDF, ये सब शेल होते हैं। और हर सब शेल के अंदर, S सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14 होते हैं। और इन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल इस तरह हम ड्रा करते हैं, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर इसी तरह 5 होते हैं, और F के अंदर 7 होते हैं। इस तरह 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इन रूल्स के मुताबिक। तो इन रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब शेल के अंदर जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लो होगी, कम होगी। और ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? जब आप एरो रूल पूरा ड्रा करोगे तो आप देखोगे किस तरह होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरह ये ऑर्डर है। सबसे कम एनर्जी s की है, 1s की है, फिर उससे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल के अंदर जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी। अब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। लेट्स सपोज हमने कोई भी एटम ले लिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोरीन की एग्जांपल लिख रहा हूँ। उसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सब शेल वाइज करनी है। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके जो 17 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे हो गए। अब इसकी ये जो सब शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की, ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरह फिलिंग करो। तो हुंड्स के मुताबिक ये मिसाल के तौर पे देखें, S के लिए एक हम बना लें, P के लिए हम कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे, फिर S के लिए 1, फिर P के लिए आपके पास कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब याद रखना है, हुंड्स ने कहा है कि अगर आपके पास सेम एनर्जी लेवल है, मतलब ये देखिए, ये अगर P ऑर्बिटल है तो Px, Py और Pz तीनों की एनर्जी बराबर है। तो इस केस के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल करने हैं? ये देखिए पहला ऑर्बिटल, इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक स्पिन के साथ, फिर दूसरी स्पिन के साथ, पहले एक स्पिन के साथ, फिर दूसरी स्पिन के साथ, एक के साथ, दूसरी के साथ, एक के साथ, दूसरी के साथ, एक के साथ, दूसरी के साथ। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी।
अब लास्ट में पी सब शेल है, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह करनी है? हुंड्स ने कहा कि सबसे पहले आपने फिलिंग अगर इस तरह की सिस्टम आ रहा है आपके पास जिसमें एनर्जी सेम है, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स एक एक सब में फिल करना है। ऑर्बिटल्स इसके अंदर फर्दर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ आप फिल अप कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने बच गए। उसके बाद बच गए जी 5 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 3 हमने फिलिंग कर लिए। तो पॉली एक्सक्लूजन ये कह रहे हैं कि जब कभी भी आपके पास एक ऑर्बिटल है तो उसमें एक स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जा सकते। ये पॉली एक्सक्लूजन रूल है, ये आप सेकंड चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ोगे। तो फिर यहाँ पे हुंड्स के मुताबिक सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स उसमें डालेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो फिर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो आपने फिर अपोजिट स्पिन के साथ उसमें फिलअप करना है। ये अपोजिट स्पिन के साथ आ जाएगा इस साइड। तो इसमें आपने देखना है कि इसमें आपने क्या देखना है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये आपको पहले से मालूम है। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, एक की स्पिन अपवर्ड एक की डाउनवर्ड, 2 स्पिन के साथ आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे। अब ये वाले क्या है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स है, ये फुल फिल्ड, ये फुल फिल्ड, ये फुल फिल्ड। और ये वाला ऑर्बिटल के पार्शली फिल्ड है। और इसमें देखिए 3 ऑर्बिटल्स है फर्दर, ये भी फुल फिल्ड, ये भी फुल फिल्ड, ये हाफ फिल्ड। ठीक है, तो ये याद रखना, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ ये जो पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ही बॉन्डिंग में फिर जाके हिस्सा ले रहे होते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, पहले पढ़ी हुई हैं, 9th क्लास में डिटेल से बताया भी होगा। तो इसको याद रखना है। क्या याद रखना है आपने कि एरो रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब शेल में आ जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी। हुंड्स रूल के मुताबिक ये है कि अगर आपके पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि ये पी के 3 ऑर्बिटल्स, तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स एक एक सेम स्पिन के साथ फिल कर देना है। पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर आपके पास फिर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो फिर एक ऑर्बिटल के अंदर, पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। और यही जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं यही बॉन्डिंग में जाके हिस्सा ले रहे होते हैं, जिसको वीबीटी आगे जाके एक्सप्लेन करेगी। तो हम अब बात करते हैं वीबीटी के मेन पोस्टुलेट्स के ऊपर के कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको वीबीटी एक्सप्लेन कर रही है। बात करते हैं अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी के मेन पॉइंट्स के ऊपर कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो आपको याद रखना है, हमने पहले कहा था कि ये ड्रॉबैक्स जो विस्पर थ्योरी के अंदर थे उसके ऊपर ये क्या करेगी, अपनी थ्योरी को बेस बनाएगी, उसके ड्रॉबैक्स को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी और करेगी। तो सबसे पहला जो इसका मेन पॉइंट है दैट इज़ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब एक चीज़ याद रखनी है कि शेप्स ऑफ जो आपको इस चैप्टर के अंदर काम आने वाली हैं, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल राउंड शेप। ठीक है, पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डंबल शेप होती है। ठीक है, इस तरह डी ऑर्बिटल की डबल डंबल, लेकिन हमारा उससे कोई काम नहीं है क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर डी ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं बात की, एस और पी के बारे में बात की। तो इन दोनों की शेप्स को आपने फिर याद रखना है कि एक की होती है स्फेरिकल और दूसरी की डंबल शेप होती है। सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। याद रखना है कि वीबीटी के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, आपस में ओवरलैप का मतलब क्या है? जुड़ना, मिलना। ठीक है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वीबीटी के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे। वीबीटी का नेक्स्ट पॉइंट है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। याद रखना है, अब 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप तो करेंगे, कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे? जो हाफ फिल्ड होंगे, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले बात की, इसको देख लें। मैंने क्लोरीन लिया, ठीक है, क्लोरीन आप एग्जांपल ले रहे हो, या सिंपली क्लोरीन से ही मैं सिंपल जा रहा हूँ। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 1। तो उसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो वो क्या होगी? 1s1। ऑर्बिटल ड्रा करूँ तो क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। ठीक है, तो वीबीटी के मुताबिक हाफ फिल्ड है ना,
ठीक है, या इसको पार्शियल फील्ड भी बोल सकते हो। हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो है ये आपस में ओवरलैप करेगा, तब जाके क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। पहला पॉइंट कि ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मिलते हैं, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, याद रखना है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्लोरीन की केस में देखो, मैं लास्ट लिख रहा हूँ, उसके क्लोरीन की केस एग्जांपल देख लो, 3s2 3p5 पे उसकी एंडिंग है, उसका ये देखें ऑर्बिटल s कंप्लीटली फिल्ड, इसके ड्रा करें ऑर्बिटल्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो रूल्स के मुताबिक पहले इस तरह और फिर अपोजिट स्पिन के साथ। तो बॉन्डिंग में जो हिस्सा लेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स लेगा जो हाफ फिल्ड है, ठीक है, जिसके पास, जिस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अब ये फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, ये भी फुल फिल्ड है, तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो दो मेन पॉइंट्स हो गए, दो ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग, और कौन से ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तीसरा जो विस्पर थ्योरी वीबीटी का पॉइंट है वो है अपोजिट स्पिन, कि याद रखना है जब कभी दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दो, फिर अपोजिट स्पिन के साथ आ जाएंगे, जो कि किससे कहा था, पॉली ने, पॉली एक्सक्लूजन रूल हमने कहा। तो पॉलिंग वो साइंटिस्ट था, उसके मुताबिक क्या है कि अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन के अंदर बॉन्ड कैसे बनाए, तो देख ले, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, दूसरी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप क्या है, स्फेरिकल, ड्रा करो। ये इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरा भी इसी तरह, उसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उसकी शेप भी क्या है, स्फेरिकल है। तो ये दो जब आपस में मिलेंगे तब जाके ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये दो जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, इसमें साथ में इस तरह भी ड्रा कर लेते हैं ये, ठीक है, जब ये दो आपस में मिलेंगे तो एज ए रिजल्ट क्या बनता होता है, H2 के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये एक, ये दो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली है, ठीक है, ओवरलैप कर लिया है। ओवरलैप करेंगे तो तीसरे रूल के मुताबिक क्या है कि इनकी जो स्पिन होगी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, पॉली एक्सक्लूजन रूल के मुताबिक अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो तीन रूल्स हो गए, ऑर्बिटल की मिक्सिंग, फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल उसमें हिस्सा लेंगे, और जब ऑर्बिटल आपस में हिस्सा ले लेंगे बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन क्या हो जाएगी, अपोजिट स्पिन हो जाएगी। चौथा पॉइंट है दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी ओवरलैपिंग के ऊपर, ओवरलैपिंग के ऊपर। जितनी ज़्यादा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जब कभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और उनकी जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जब ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी तो उसके केस में जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और जब ओवरलैपिंग वीक होगी उस केस के अंदर क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। आपने सिग्मा और कोवेलेंट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ा है, आप कहते हो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, पाई बॉन्ड कम स्ट्रांग है, वीक होता है, तो उसमें फ़र्क क्या है, उनमें ओवरलैपिंग का फ़र्क आ जाए। आगे सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी बात करेंगे और पाई बॉन्ड के ऊपर भी बात करेंगे। जस्ट याद रखना है कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितनी ओवरलैपिंग वीक होगी उतना बॉन्ड वीक होगा। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे एज अ रिजल्ट सिंगल बॉन्ड बनेगा। मैं लिख लेता हूँ, तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल के रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बात क्लियर। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड ऑर्डर को भी ये बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कब सिंगल बॉन्ड बनेगा, कब डबल बॉन्ड बनेगा, कब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल
आपस में मिक्स होंगे, ओवरलैप होंगे, एज ए रिजल्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में ये होता है हाइड्रोजन, एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप के बाद सिंगल बॉन्ड आएगा। इस तरह जो ऑक्सीजन के केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे? 1 2 3 4। जब 4 ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल। तो जब तीन इलेक्ट्रॉन्स पे या 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बॉन्डिंग में या ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाते हैं। वीबीटी का नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड डायरेक्शन। ये जो बॉन्ड डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, हमने कहा था ना शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बता रहे हैं, तो याद रखना है कि ये जो बॉन्ड की डायरेक्शन है ये भी डिपेंड करेगी इसके मुताबिक क्या है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जिस हिसाब से हो रही है, जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, उस ही डायरेक्शन के अंदर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये इस एक्सिस के ऊपर आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इनका जो बॉन्ड बनेगा वो भी इसी तरह का बॉन्ड बनेगा। लेट्स सपोज OH में वैसे लिख रहा हूँ, इस तरह। ओवरलैपिंग अगर लीनियर हो रही है तो बॉन्ड भी क्या बनेगा? लीनियर होगा। ये नहीं होगा कि ओवरलैपिंग लीनियर हो रही है और ये बॉन्ड कहाँ पे बन जाए? यहाँ पे बन जाए। तो इस बात का ख्याल रखना है कि वीबीटी के मुताबिक बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है कि जब जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगी? फिर बॉन्ड की भी डायरेक्शन होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको काम आएगा। इसके अलावा ऑर्बिटल की सिमेट्री, बॉन्ड कब बनेगा? अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये बॉन्ड सिमेट्री, ऑर्बिटल की सिमेट्री मैंने क्यों लिखा कि जब कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जब ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होगी, सेम एक्सिस के ऊपर जब आपस में वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक्सिस है आपके पास, एक ऑर्बिटल यहाँ से ओवरलैप कर रहा है, दूसरा भी यहाँ, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये बॉन्ड बनेगा क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक बॉन्ड ये, ठीक है, और दूसरा ये, तो ऐसे कि कभी भी आपके पास बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि सिमेट्री सेम नहीं है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये पैरेलल आ जाता है तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम एक्सिस के ऊपर आएंगे तो बॉन्ड बनेगा, सेम एक्सिस के ऊपर नहीं होंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट वीबीटी का पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। आपने लेक्चर देखा होगा वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो उसमें आपने बात की थी कि जब कभी 2 एटॉमिक जब कभी बॉन्ड बनता है तो उस केस के अंदर क्या होता है? वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। याद रखना है, जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो उस केस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और वो बॉन्ड जब बन गया उसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, तो याद रखना है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हुई थी, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी आपको क्या होनी चाहिए? फिर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितनी कम एनर्जी रिलीज़ होगी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी ही जो है बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अट्रैक्शन। 2 ऑर्बिटल्स के अंदर जो अट्रैक्शन है वो ओवरलैपिंग के ऊपर बेस कर रही है। जब ओवरलैपिंग हो जाएगी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए, उनके दरमियान बॉन्ड बन गया, तो इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान। तो वीबीटी के मुताबिक 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, जो कि किसकी वजह से आ रही होती है? ओवरलैपिंग की वजह से। लास्ट पॉइंट है दैट इज पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब क्या है? ओवरलैप करने के 2 पैटर्न हो सकते हैं आपके पास, या तो वो हेड ऑन से बने, मतलब आपके पास 2 ऑर्बिटल, लेट्स सपोज आपके पास ये
ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल हेड टू हेड आपस में मिले तो एक इस तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। ये पहला पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग मिसाल के तौर पे अब ये तो हेड ऑन होगी, ये तो लीनियर ओवरलैप होगी। अगर आपके पास इस तरह की डायरेक्शन है, देखिए मिसाल के तौर पे ये तो ये जो ओवरलैपिंग होती है क्या होगी आपके पास, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वेलेस बॉन्ड थ्योरी, जो पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग है वो दो तरह की होती है, डेट इज लीनियर ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर इसके बाद आप क्या कह सकते हो, दूसरी क्या ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, ऊपर से भी नीचे भी, जैसे आप डबल बॉन्ड के केस में बनता है। तो ये थे सारे मेन पॉइंट्स जिनके ऊपर हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पैटर्न के ऊपर कि हेड ऑन पैटर्न कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्यों ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की, इसके ऊपर एक नज़र फिर हम दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले हमने बात की कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की, हिटलर और लंदन ने प्रपोज की, पॉलिंग ने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन भी की 1927 के अंदर की। यहाँ से आपकी 2 MCQs आ सकती हैं। मेन पॉइंट्स के ऊपर बात की तो हमने कहा जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, हाफ फील्ड जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ओवरलैप करेंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अपोजिट होगी, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड हो जाएगी। फिर इसके अलावा हमने बात की बॉन्ड ऑर्डर की कि कब सिंगल बॉन्ड बनेगा, कब डबल बॉन्ड बनेगा, कब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो बीपीटी ने कहा कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो सिंगल बॉन्ड, जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो डबल बॉन्ड, जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसके बाद बॉन्ड की डायरेक्शन भी बताई कि जिस डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग होगी, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो लीनियर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है या लेट्स सपोज बॉन्ड की डायरेक्शन या इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है ऊपर से नीचे तो बॉन्ड इस तरह बनेगा, इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड इस तरह बनेगा। तो बॉन्ड की डायरेक्शन डिपेंड करेगी ओवरलैपिंग के ऊपर कि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है। ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, जब सेम एक्सिस में होंगे तब ऑर्बिटल्स के अंदर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी जो है, जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, ओवरलैपिंग के अंदर रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जितनी कम एनर्जी रिलीज़ होगी कम स्ट्रांग होगा, और जो जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी वहाँ पे एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगी। किसी भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान अट्रैक्शन होती है वो ओवरलैपिंग की वजह से होती है। और तीसरा लास्ट पॉइंट है कि 2 तरह की पैटर्न हो सकते हैं ओवरलैपिंग का, या तो वो हेड ऑन प्लग इन करे या फिर आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग करें। तो ये थे विस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर विस्पर थ्योरी ने डिटेल के साथ बात की। तो ये वो ड्रॉबैक्स थे जिनके ऊपर बात की वेलेस बॉन्ड थ्योरी ने। नेक्स्ट हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और उनकी फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, किस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो लेक्चर से अगर आपको कोई भी इशू या कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो आप वो लाजमी पूछ सकते हैं। मैंने तमाम पॉइंट्स को तोड़ के, टोटल आपकी बुक में 5 से 6 पॉइंट्स लिखे होंगे, तो उन्हीं पॉइंट्स को हमने तोड़ के अलहदा कर दिया ताकि बात समझ आ जाए। इसी तरह वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दिया करें ताकि हम वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।